नमस्कार दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में मैं दुबई जा रहा था, तो जब मैं दुबई पहुंचा तो मुझे वहां कुछ लोग मिल गए एयरपोर्ट पे और वो मुझे पहचान गए। तो फिर बातें चलने लगी और जब बातें चलने लगी तो उसमें बात निकलते निकलते पहुंच गई क्रिप्टो पे। तो वहां मुझे जो लोग मिले उसमें दो प्रकार के लोग थे। पहले वो जो कह रहे थे कि क्रिप्टो बहुत अच्छा है, मतलब इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, और ये ना एक लॉटरी की तरह है और ये आपको रातों रात अमीर बना सकती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरे जो कैटेगरी के लोग थे कुछ, वो ऐसे थे जो इसको बिल्कुल ही बकवास मान रहे थे, मतलब बिल्कुल ही खराब। फिर ऐसी बहुत सारी बातें चली और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि आखिरकार क्रिप्टो के नाम पे इतना स्कैम क्यों हो जाता है। क्योंकि सही नॉलेज बहुत कम लोग के पास है, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट भी की कि आप भी कम से कम क्रिप्टो पे अवेयरनेस वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज की कमी है, और सच में क्रिप्टो क्या है और ये क्या सच में रातों रात किस्मत बदल देने वाला कोई खेल है, या फिर इसमें भी पेशेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पे पहली वीडियो बना रहा हूं, और खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं क्रिप्टो के इंडस्ट्री में, या फिर जो क्यूरियस हैं क्रिप्टो को जानने में। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, 2009 में क्रिप्टो आई, तो पहली बात तो यही होगी कि आखिर 2009 में ही क्यों आई। उससे पहले क्यों नहीं आ गई? 2006 में क्यों नहीं आई? 5 में, 4 में, 3 में, 7 में? आखिरकार 2009 में ही क्रिप्टो का उदय क्यों हुआ? आखिर 2008 में ऐसा कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ था जिसके चलते 2009 में क्रिप्टो एग्जिस्टेंस में आई? वो ही क्रिप्टो। आखिर क्रिप्टो की क्या जरूरत है? ब्लॉकचेन क्या है? आज इसे भी समझेंगे। ये सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम आखिरकार क्या होता है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। क्रिप्टो का बाजार इतना बड़ा कैसे हो गया? मतलब आज क्रिप्टो का बाजार बहुत बड़ा है, तो आखिरकार कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते क्रिप्टो का बाजार इतना बड़ा हो गया, और क्रिप्टो आज भी क्यों ट्रेंडिंग में है? आज भी क्रिप्टो ट्रेंडिंग में। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है ना कि एक कहावत है कि आइदर यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ये क्रिप्टो पे लागू होता है। आप या तो क्रिप्टो से मोहब्बत कर लीजिए या फिर नफरत कर लीजिए, लेकिन इग्नोर करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे लोगों को आज कुछ पता हो रहा, मतलब क्रिप्टो सुना जरूर है। हाँ, हो सकता है कि नॉलेज ना होने के चलते एक कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन के चलते इंसान एक्शन नहीं लेता, या फिर ऐसा भी होता है कि कम नॉलेज के चलते जब इंसान एक्शन ले लेता है तो उसको लॉस होता है, जिसके चलते वो हेट करना शुरू कर देता है। खैर, सारी चीजें क्या है इसको एक एक करके जानेंगे। आते हैं वीडियो में। 2009 में ही क्रिप्टो क्यों आई, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2008 में हुआ क्या था ये समझ। दुनिया में ना आर्थिक मंदी आई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। और ये जो आर्थिक मंदी है उसने दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया था, और सबसे बुरे तरीके से अगर कोई प्रभावित हुआ था तो उसमें अमेरिका का नाम आता है। तो अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े बैंक थे वो टूटने लगे, उनकी स्थिति खराब होने लगी। बहुत बहुत सारे बैंक दिवालिया भी हुए। शेयर मार्केट क्रैश हुआ, और वो पीक से 50% डाउन आया। मतलब पीक से 50% डाउन आना बहुत बड़ी बात है। लाखों लोग बेरोजगार हुए, कई लोग की नौकरियां चली गई। 80 लाख लोगों की लगभग नौकरियां चली गई। आप सोचिए क्या क्या सिचुएशन उस समय की रही होगी। ये 2008 की बात है, और करोड़ों लोग के घर जो है वो नीलाम हो गए। तो 2008 में जो आर्थिक मंदी आई उससे बहुत सारे लोग बुरे तरीके से प्रभावित हुए। अब होता क्या है आगे कि 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक, वो दिवालिया हो जाती है 15 सितंबर 2008 को। अब ये जो पूरा सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि इसको बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए 700 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज सरकार तैयार करती है। मतलब 700 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम है। और इसके लिए बहुत सारे पैसे छापे जाते हैं, करेंसी छापी जाती है, बैंकों को बचाया जाता है। लेकिन जो आम लोग थे
उनपे जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ था, इसका बैड इफेक्ट, उसके चलते तो बहुत पैनिक था। और आप सोच के देखिए 6 से 7 हजार लोगों ने तो आत्महत्या कर ली थी। ये 6-7 हजार लोग कम नहीं होते हैं। 6-7 हजार लोग अगर सुसाइड कर ले तो आप सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बैड सिचुएशन होगा। मार्केट में जो सेविंग्स थी, जिन लोगों ने मार्केट में अपनी सेविंग्स रखी थी, वो 50% उसकी वैल्यू डाउन हो गई थी। क्योंकि जब करेंसी ज्यादा छपेगी तो डेफिनेटली पैसों का डीवैल्यूएशन तो होगा ही। जब आप पैसा ज्यादा छाप देंगे, कोई भी चीज, मान के चलिए आज मेरे पास ये एक है और मार्केट में ये 100 ही लोगों के पास हो, तो ये वैल्यूएबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये आप 100 के बदले 1000 छाप दें, 1000 क्रिएट कर दें, 1000 मैन्युफैक्चर कर दें, तो इसकी वैल्यूएशन तो कम होगी ही। यही पैसों के भी साथ होता है। तो मार्केट में जिन लोगों ने अपनी सेविंग्स रखी थी, वो सेविंग्स की जो वैल्यू थी वो 50% डाउन हो गई। अब जब ये हुआ 2008 में, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल चलने लगा, मतलब जनता के दिमाग में ये सवाल चलने लगा कि अगर बैंक हमारे पैसों की सुरक्षा नहीं कर सकते और सरकारें अनलिमिटेड पैसा छाप सकती हैं, तो सिस्टम पे भरोसा कैसे करें। ये एक बड़ा सवाल उठने लगा लोगों के दिमाग में कि हम बैंक में पैसा रखते क्यों हैं। इसीलिए ना, ताकि वो सेफ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर बैंक में पैसा सुरक्षित ही ना हो और सरकारें अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सके, तो फिर आप सिस्टम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह उठने लगी कि किसी सरकार के चलते, किसी ऑर्गेनाइजेशन के चलते, कुछ लोगों के चलते हम अपना पैसा क्यों गंवाएं। हमने तो मेहनत से कमाया था। तो मान लीजिए किसी ने जिंदगी भर कमाया हो, उसको बैंक में बचाया हो, और फिर पता चले एक दिन कि उसकी वैल्यू 50% डाउन हो गई, तो ऐसा लोगों के दिमाग में चलने लगा कि भाई हमारा पैसा है, हमने मेहनत से कमाया है, किसी और की गलती के चलते हम इसे क्यों गंवाएं। और ये जो सवाल था ना, यहां से क्रिप्टो का जन्म हुआ। अब यहां से ये बात दिखने लगी कि बैंक्स फेल हो सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो पैसों का जो सप्लाई है वो बढ़ा सकती है, जो सेविंग्स है मार्केट क्रैश की स्थिति में वो आधी हो जाती है। तो फिर ऐसा आने लगा कि भाई ऐसा कोई सिस्टम जहां सप्लाई फिक्स्ड हो, पहली चीज तो कि मन मर्जी से आप सप्लाई ना बढ़ा ले, सप्लाई फिक्स्ड होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो। लोगों का पैसा है तो लोगों के कंट्रोल में हो, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो। भाई जिसका पैसा है उन लोगों का कंट्रोल हो, ट्रस्ट करना आसान हो, यानी फालतू के सिर्फ वादे ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मैथमेटिक्स हो। यह सवाल उभरने लगा, और क्या ये सारी चीजें कहीं हो सकती है। और यहीं से उदय होता है क्रिप्टो का। और इसलिए 2009 में जैन में आप क्रिप्टो को आते हुए देखते हैं। दैट इज द ओनली रीजन। जैसा कि आपने कई बार सुना भी होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो 2008 के बाद जो सिस्टम से ट्रस्ट टूटा लोगों का, ये ट्रस्ट जो टूटा, वहां से सवाल पैदा होने लगा कि ऐसा क्या कुछ ऐसा हो सकता है जहां कंट्रोल गवर्नमेंट का ना हो। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो इस सिस्टम से बाहर हो। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो फिक्स्ड हो, जिसको प्रिंट ना किया जा सके, जिसको और मतलब ज्यादा छापा ना जा सके। और तब यहीं से क्रिप्टो का उदय होता है। अब देखिए, अब ये सारा क्रिप्टो जिस पूरे सिस्टम पे काम करता है, दैट इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन ना बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है और कई लोग इसको नहीं समझ पाते कि आखिर ये ब्लॉक्स का ये जो चेन है ये है क्या। तो इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, काफी आसान एग्जाम्पल। आप सब में से ज्यादातर लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, मोहल्ला क्रिकेट। मान के चलिए मोहल्ले में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें कोई एक लड़का है जिसके पास स्कोर, सारा स्कोर है। वो लिखते थे ना पहले जब मैच होता था, छोटी सी नोटबुक होती थी, कॉपी होती थी, डायरी, और वहां पे स्कोरिंग होती थी। तो मान लीजिए कोई बच्चा स्कोर लिख रहा है और एक ही है वो जो स्कोर लिख रहा है, और वो किसी टीम को मैच जिताना चाहता है। उसका भाई किसी टीम में है और वो चाहता है कि मेरे भाई वाली टीम जीत जाए, और चूंकि स्कोर अकेला वही आदमी लिख रहा है तो वो स्कोर में गड़बड़ी कर सकता है। और अगर आपको याद हो
तो कई बार तो लड़ाई हो जाती थी। फिर बाद में क्या होता था कि दोनों तरफ स्कोर लिखे जाते थे, इस टीम वाला भी स्कोर लिख रहा है और इधर वाला भी, दोनों तरफ लोग। और फिर क्या होता है, दोनों को एक साथ बैठा दिया जाता था, फिर भी लड़ाई हो जाती थी कि भाई तू भी यही बैठ, और ये इधर 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 से टीम का एक आदमी और इधर की टीम का एक आदमी, और दोनों मिलकर लिख रहे हैं, दोनों के पास अपनी अपनी। तो एक सिचुएशन है कि एक ही आदमी अगर स्कोर लिखे और वो चाहे किसी टीम को जिताना, तो स्कोर बदल सकता है, गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन मान के चलिए हर खिलाड़ी के पास मोबाइल फोन है और सबके मोबाइल में स्कोर लिखा जा रहा है, सब लिख रहे हैं, तो बताइए क्या अब चांस है कि चीटिंग हो पाए? सबके पास कॉपी है, हाँ, कोई अकेला कंट्रोल ही नहीं कर रहा, और चीटिंग लगभग इंपॉसिबल है। अब यही ब्लॉकचेन है। एक आदमी के पास कंट्रोल है ही नहीं, एक आदमी मालिक है ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए कोई लाइब्रेरी है और किसी लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं। अब इन किताबों का जो सारा रिकॉर्ड जो है वो एक लाइब्रेरियन के पास है, कोई एक लाइब्रेरियन है जिसके पास रिकॉर्ड है। मान के चलिए वो किसी रिकॉर्ड को मिटा दे, रिमूव कर दे, हटा दे, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं कोई किताब लेके जाऊं और वो रिकॉर्ड से ही हटा दिया जाए, तो हो गई ना गड़बड़ी। लेकिन अब मान के चलिए कि हर मेंबर के पास कोई मास्टर लिस्ट कॉपी हो कि कितनी किताबें थी, कौन लेके गया, सबके पास हो, कहां से गड़बड़ी करेंगे? आप नहीं कह सकते ना कि ये बुक तो यहां की है ही नहीं, भाई सबके पास कॉपी है, सब लोग देख लेंगे। कितने लोग को आप खरीदेंगे, कितने लोग भ्रष्ट होंगे, सबके पास है। तो यही ब्लॉकचेन है जहां पे जो पावर जो है वो कहीं एक जगह पे नहीं, एक हाथ में नहीं, इसे समझना होगा। अब देखिए, आखिर डिसेंट्रलाइज अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले यह समझ जाइए कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, वो डिसेंट्रलाइज। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, यह समझिए। जैसे मान के चलिए कोई शहर है, आपका शहर है, और वहां पानी की सिर्फ एक ही टंकी है, एक टैंक है, और उसी से पूरे शहर में जितने भी घर हैं सबको पानी जाता है। मान के चलिए कि किसी भी कारणवश वो पानी की टंकी टूट जाती है, वो जो टैंक है वो टूट जाए, या कोई जाके सप्लाई बंद कर दे जानबूझ के, तो शहर में जितने भी घर हैं सब पानी से वंचित हो गए, क्योंकि टैंक एक ही है और उसी से सारे घर जुड़। यही है सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी पावर एक जगह, कंट्रोल एक जगह, दैट इज सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन इसको आप थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिए। मान के चलिए एक शहर है और उस शहर में जितने भी घर हैं, हर घर के पास अपनी अपनी वाटर टैंक है, सबके पास पानी की टंकी अपनी अपनी है। अब एक दो खराब हो गई, क्या फर्क पड़ता है, सब तो डिस्टर्ब नहीं होंगे ना, पूरा शहर पानी से वंचित तो नहीं होगा ना। यह है डिसेंट्रलाइज, यही समझना है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि एक जगह पे कंट्रोल होगा, कंट्रोल एक जगह, पावर एक जगह, एक जगह आप कुछ गड़बड़ कर दो सब डिस्टर्ब। और बैंक सिस्टम में भी तो यही है। आप देखिए एक मेन सर्वर है, वहीं पे सारी की सारी डाटा है। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप रात में या कभी कुछ बैंकिंग, अपना आपने बैंक ऐप खोला और कुछ आप करने के लिए गए, पैसा ट्रांसफर, कुछ भी बैंकिंग एक्टिविटी करने गए, कई बार लिखता है सर्वर डाउन। और सर्वर डाउन होने का क्या मतलब है कि आपके पैसे वहां पड़े हुए हैं, आपका बैलेंस लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? सर्वर ही भाई, मेन सर्वर वही डिस्टर्ब है, उसी में काम चल रहा है, तो अभी सबको रुकना होगा, एक्सेस आप नहीं कर। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक सर्वर नहीं होते, कई सारे सर्वर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो एक के खराब होने से सिस्टम नहीं रुकता। यही समझना है, यही सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में अंतर है। अगर आप समझ गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी ब्लॉकचेन कुल मिला के पब्लिक डिजिटल लेजर है, वही खाता होता है ना, वही जिसपे हिसाब करते हैं वो डायरी, वो लेजर ही है, बस ये डिजिटल है, पब्लिक के सामने, सबके सामने। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है ये, सेंट्रलाइज नहीं है, एक सर्वर नहीं है, कई सारे सर्वर हैं। एंड इमिटेबल का मतलब है कि जिसको बदला ना जा सके, आप बदल नहीं सकते। एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया वो रिकॉर्डेड हो गया, अब आप ये उसको बदला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, उसका रिकॉर्ड वहां पे रहेगा ही रहेगा। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉकचेन के ही चलते क्रिप्टो, ये सारी चीजें काम कर पा रही हैं। आज देखिए, अगर आप क्रिप्टो में नए हैं
और आप भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आप क्रिप्टो में ट्रेड करें, बिटकॉइन, इथीरियम, अब तो सिल्वर, गोल्ड, तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना होगा जो सच में ऑथेंटिक हो, सुरक्षित हो। कॉइन डीसीएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जा सकते हैं और आप उसे डाउनलोड, लिंक दिया हुआ है, अगर आप यहां से इस लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा और कुछ स्पेशल बेनिफिट भी मिलेंगे। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे, क्रिप्टो का बाजार आखिरकार इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि अभी भी बहुत कम लोगों ने इसे समझा है, अभी भी नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, फिर भी इतना बड़ा बाजार आखिरकार कैसे हो गया। देखिए, ट्रस्ट क्राइसिस, पहला रीजन तो ये ट्रस्ट क्राइसिस। मैंने कहा ना, सिस्टम से जो ट्रस्ट टूटा, ये सबसे बड़ा रीजन। एंड लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड है। अगर 21 मिलियन तो 21 मिलियन ही रहेगा, अब आप और बढ़ा नहीं सकते। अगर बिटकॉइन इतना है तो इतना ही रहेगा, इथीरियम इतना है तो इतना ही रहेगा। ये जो बड़ी बात है कि लिमिटेड सप्लाई किसी भी चीज को ना वैल्यूएबल बना देती, तो सप्लाई लिमिटेड है और सिस्टम से जो एक ट्रस्ट टूटा, वो एक बड़ा रीजन। बॉर्डरलेस एंड परमिशनलेस सिस्टम, भाई बॉर्डरलेस है। पहले क्या होता था, आप देखिए, स्विफ्ट के जरिए आज भी पैसा जब भेजा जाता है, तो पहले क्या होता था कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते थे। एक देश से दूसरे देश में अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी उसमें फी भी लगते थे। फी यहां भी लगता है, कम लगता है, लेकिन टाइम बड़ा कम लगता है। बहुत जल्दी आप पैसा कहीं से कहीं भेज सकते हैं। यानी ये बॉर्डरलेस है, परमिशनलेस है। वहां एक परमिशन होता है भाई कि ये वाला बैंक परमिशन देगा तब जाके पैसा आगे बढ़ पाएगा। ये चक्कर नहीं थे यहाँ पे, तो ये लोगों के लिए एक आसानी हुई। टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इफेक्ट, देखिए टेक्नोलॉजी पे पूरा बेस्ड है ये सारा जो क्रिप्टो है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई चीज है, मैथमेटिक्स है। समझ में ना आने के चलते बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन चूंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ये पूरी दुनिया ही आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, उससे ये जो नई जनरेशन है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठी है। और नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि देखिए, आज अगर व्हाट्सएप है, मान के चलिए व्हाट्सएप जैसा ऐप अभी आपके पास है, बिल्कुल वैसा ही हो, उतने सारी फीचर हो, लेकिन इसको डाउनलोड किया हो 20,000 लोगों ने, तो इस ऐप की क्या वैल्यू है? बहुत अच्छा है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन विश्वास से 20,000 लोग दिखाएं, नेटवर्क ही बहुत छोटा सा हो, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। यहां क्या हुआ कि बहुत सारे लोग विश्वास करते गए, तो नेटवर्क बड़ा बनता है, लोग लोगों को देख के अडॉप्ट करते गए, ये हुआ है। तो नेटवर्क का भी एक पूरा इफेक्ट रहा, जिसके चलते क्रिप्टो आगे बढ़ते गया। इसमें अब एक बात समझनी होगी कि आखिर ये क्यों ट्रेंडिंग में है। इसका रीजन है, पहला रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल जो एडॉप्शन है, यानी जो बड़े बड़े गेम प्लेयर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो लोगों ने जब क्रिप्टो के ऊपर विश्वास दिखाया, तो डेफिनेटली जब कोई बड़ा प्लेयर किसी चीज पे विश्वास करेगा, तो बाकी लोग तो उसको देखते ही हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि अगर ये आदमी कर रहा है, भाई ये अरबों का आदमी है, और अगर ये विश्वास दिखा रहा है तो कुछ तो सही होगा। ये तो बहुत सिंपल साइकोलॉजी है। हुआ क्या कि बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स ईटीएफ्स लॉन्च कर चुके हैं। अब देखिए, ब्लैक रॉक, अगर आप जानते हैं ब्लैक रॉक क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी 2024 में अपना बिटकॉइन ईटीएफ, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च करती है। कैसे नहीं विश्वास होगा? किसी भी चीज में विश्वास के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बिग प्लेयर हैं, क्या वो विश्वास कर रहे हैं? और अगर वो विश्वास करते हैं तो बाकी के लोग अपने आप विश्वास करते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर वो बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च करेगी, तो डेफिनेटली बाकी के लोगों का क्रिप्टो पे विश्वास तो बढ़ेगा। यही हुआ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आप देखिए, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट, भाई ये $4 ट्रिलियन से ज्यादा का एसेट मैनेज कर रही है आज। $4 ट्रिलियन प्लस का एसेट मैनेजमेंट जो कर रही है जो कंपनी फिडिलिटी, और वो अगर बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च कर दे, तो वो यानी इन्वॉल्व तो कर गई ना, उसने इस सिस्टम पे, इस पूरी पद्धति पे अपना विश्वास दिखा दिया। तो जब इतने बड़े लोग विश्वास दिखाएंगे, तो बहुत ही सिंपल सा रूल है
कि जहां बड़े लोग विश्वास दिखाते हैं वहां भीड़ अपने आप विश्वास करने लगती है। ये हो गया आर्क इन्वेस्ट, ये सब वही है भाई, सब बिलियन डॉलर वाले लोग। ऊपर से लोग देखिए तो एलन मस्क, भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, माइकल सेलर, आप देखिए बिलियन डॉलर का इनका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। फिर जैक डॉर्सी को अगर आप जानते हैं, ट्विटर के को फाउंडर, ये तो ब्लॉक इंक ही चला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े लोगों ने और बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, उन लोगों ने अपना विश्वास दिखाया, जिसके चलते क्रिप्टो मतलब आज भी ट्रेंडिंग में है और इस पे और विश्वास बढ़ता चला गया। अब देखिए दूसरा कारण है डिजिटल जनरेशन। ये जनरेशन कैसी है? आज हर चीज डिजिटल है। बिना इंटरनेट के क्या आप अपनी जिंदगी का इमेजिनेशन भी कर सकते हैं? कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट इंटरनेट? क्या 2026 में हम जिंदगी को बिना इंटरनेट के इमेजिन भी कर सकते हैं? जीना तो बहुत दूर की बात है। आप चाहे ना चाहें, आपके पास एक स्मार्टफोन रखना मजबूरी है, वहां इंटरनेट रखना मजबूरी। तो ये डिजिटल जनरेशन है, हर चीज डिजिटली अवेलेबल है। अब दुनिया दो हो गई है यहां पे, एक फिजिकल और एक डिजिटल। आप दो दुनिया में रहते हैं, एक फिजिकल दुनिया और एक डिजिटल दुनिया। फिजिकल दुनिया कौन सी है और डिजिटल दुनिया कौन सी है? सिंपल बात, जिस वक्त आप मोबाइल के साथ नहीं है आप फिजिकल दुनिया में है, और जिस वक्त आपके हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट ऑन है आप डिजिटल दुनिया में। अब सोच के देखिए, एक इंसान अगर 24 घंटे हम लेके चले एक दिन में, तो 24 घंटे में 10 घंटे, 14 घंटे, मुझे लगता है 12 घंटे कम से कम वो कहां पे है? उसके हाथ में मोबाइल है और वो इंटरनेट, यानी वो डिजिटल दुनिया में है। जब एक आम इंसान 24 घंटे में से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे डिजिटल दुनिया में होगा, तो डिजिटल दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी। और क्रिप्टो है ही डिजिटल करेंसी। तो जब दुनिया के अरबों लोग अपना 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे डिजिटल दुनिया में बिताएंगे, तो डिजिटल करेंसी कैसे नहीं अडॉप्ट, कैसे लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे? उसकी वैल्यू कैसे नहीं बढ़ेगी? तो कोई भी चीज जो आज डिजिटल एसेट है, जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल एसेट है, चाहे वो एनएफटी हो चाहे और भी चीजें, उसको लोग धीरे धीरे क्यों स्वीकार कर, है ही वहां ना भाई। जब मैं हूं डिजिटल दुनिया में तो मैं फिजिकल क्या देखूं? जब मैं, मेरा टाइम ही वहां जा रहा है, तो वो देखना तो मेरी मजबूरी है, वहां जाना तो मेरी मजबूरी है। मैं जहां रहूंगा वही तो पहुंच पाऊंगा। इसलिए आज के डेट में यह भी एक बात बहुत सच है कि वो बिजनेस जो आज इंटरनेट के ऊपर नहीं है, या जिनका डिजिटल एक्जिस्टेंस नहीं है, वो है ही नहीं और वो रहेंगे भी नहीं। इसलिए हर बिजनेस को धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो डिजिटल प्रेजेंस अपना बना रहा है। चाहे बिजनेस हो चाहे इंसान हो, अगर डिजिटल प्रेजेंस नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो ये दूसरा रीजन है कि डिजिटल जनरेशन है। तीसरा है इन्फ्लेशन फियर। जब भी महंगाई बढ़ेगी तो सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? करेंसी सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो करेंसी सप्लाई जब भी बढ़ेगा तो फिर लोग कहां जाएंगे? लिमिटेड एसेट्स की तरफ भागेंगे। आप देखिए गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीजों का भी दाम कब, जब दुनिया में कुछ वॉर चले, कोई ऐसा संकट का टाइम चले, इन्फ्लेशन बढ़े, बैंक जो है, जितने भी सेंट्रल बैंक है, वो नोट ज्यादा छापने लगे, करेंसी की सप्लाई बढ़ा दे, तो फिर इंसान चाहता है कि हम लिमिटेड एसेट की तरफ जाएं। और वो लिमिटेड एसेट में आपके क्रिप्टो के भी कुछ कॉइन आते हैं जो लिमिटेड एसेट है, इसलिए लोग उधर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये रीजंस है क्रिप्टो के ट्रेंड में रहने का। अब थोड़ा देखते हैं क्रिप्टो क्या है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो जो है वो गारंटीड शॉर्टकट है। कुछ लोगों को लगता है ये रिस्क फ्री है। कुछ लोगों को लगता है ओवरनाइट रिच स्कीम। वो लोग याद है ना दुबई के एयरपोर्ट पे जो मुझे मिले थे, तो लोग ओवरनाइट, सर अरे पूरी जिंदगी बदल जाती है रातों रात। भैया ये कुछ भी नहीं है। ना तो ये गारंटीड कोई शॉर्टकट है, ना तो ये रिस्क फ्री है, और ना तो ओवरनाइट कोई रातों रात अमीर बनने का कोई स्कीम भी रही है। ये फिर है क्या? देखिए ये सिंपल सी बात है, ये एक पावरफुल आइडिया है। एक आइडिया है, पावरफुल आइडिया है, शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है जो अब मुझे ऐसा लगता है सक्सेसफुल है। भाई जब कोई इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर की हो जाए और वहां दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म ईटीएफ लॉन्च, तो फिर इसका क्या मतलब है? अडॉप्ट तो कर, यानी ये सक्सेसफुल फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है और अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। लेकिन अवसर किन के लिए? जो सीखने के लिए तैयार है। अवसर किन के लिए है?
जिनकी क्यूरोसिटी, जिनके अंदर क्यूरोसिटी है कि मैं सीखूं। बिना सीखे अगर आप किसी भी बाजार में जाएंगे, बाजार लात मार के भगा देगी, लॉस ही मिलेगा। प्रॉफिट, वो तुक्के से प्रॉफिट मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं कि कोई इंसान एक्सपर्ट हो गया। यही होता है, चाहे वो शेयर मार्केट का बाजार हो, चाहे वो ट्रेडिंग, कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी बाजार में, किसी भी फील्ड में, वही इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी बाजार में मुनाफे में रहता है जो सीखता है, जो सीखने में विश्वास करता है। तो कई ऐसे लोग हैं, देखिए क्रिप्टो के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। तो बिना नॉलेज के, आधे अधूरे नॉलेज के साथ जब आप बाजार में जाएंगे तो डेफिनेटली आप हारेंगे। इसलिए पहले सीखिए। आप जितना सीखेंगे, ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सीखने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है, उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ये भी कमेंट में जरूर मुझे लिख के बताइए। और बाकी अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच एवरीवन।